हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो जीएस टेस्ट पेपर 170 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ HRD हैज़ रिलीज्ड अ सेट ऑफ गाइडलाइंस कॉल्ड प्रज्ञता गाइडलाइन। दीज गाइडलाइंस आर रिलेटेड टू। तो हाल ही में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है तो उसने कुछ एक गाइडलाइंस जारी की हैं जिसको प्रज्ञता गाइडलाइंस का नाम दिया गया है। तो गाइडलाइन किससे जुड़ा हुआ है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है ए, फैसिलिटेटिंग डिजिटल एजुकेशन, यानी ऑनलाइन जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड है ये। और ये जो गाइडलाइन है इसको NCERT द्वारा प्रिपेयर किया गया है और ये सिर्फ एडवाइजरी इन नेचर है, यानी कि इसको मानना आपके लिए मतलब मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ एडवाइजरी है। आप चाहे माने, आप चाहे नहीं मान सकते हैं और आप अपना रूल खुद बना सकते हैं या फिर जो लोकल नीड्स है उस बेसिस पे। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, with respect to the Lord Lytton, the Viceroy of India from 1876 to 1880, which of the following statement is or are correct? तो लॉर्ड लिटन जो थे, जो कि वायसराय थे इंडिया के 1876 से लेके 1880 के बीच में, तो उनके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहला है ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म सॉल्ट टैक्स थ्रू आउट द ब्रिटिश इंडिया। तो इन्होंने एक सिंगल टैक्स पूरे इंडिया में शुरू की थी ब्रिटिश इंडिया के समय में। सेकेंड है ही इस्टेब्लिश्ड स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया। तो इन्होंने एक कानूनी तौर पे जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिया के लिए इस्टेब्लिश किया था। थर्ड है एल्बर्ट बिल वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी जो एल्बर्ट बिल है वो इन्हीं के समय में पास हुआ था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, 1 and 2 ओनली। थर्ड वाला गलत है। जो एल्बर्ट बिल है वो लॉर्ड लिटन ही बल्कि रिपन के समय में 1883 में आया था। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल था। इसमें यह था कि जो इंडियंस, अगर कोई क्राइम, किसी ने क्राइम किया, क्रिमिनल है, तो उसको जो ट्रायल करने का काम है, यानी कि उसको सज़ा देने का काम है, वो इंडियन जज ही करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, Mycorrhiza is a symbiotic association of fungus with the roots of higher plants. What kind of benefit it provides to this plant? तो माइकोराइजा आपने सुना होगा। तो इसका एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, यानी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब होता है दोनों लोग को फ़ायदा, म्यूचुअल बेनिफिट बेसिकली। तो ये फंगस और जो बड़े बड़े प्लांट हैं उनके जड़ों से होता है। तो उसके कुछ बेनिफिट्स मतलब जो प्लांट को मिलेंगे वो दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है इट हेल्प्स द प्लांट टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एफिशिएंटली। तो ये प्लांट्स को मदद करता है ताकि वो पानी ज़्यादा अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। सेकंड है इट हेल्प्स इन सॉल्युबलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द सॉइल ह्यूमस। इट मतलब सेकंड वाला है कि ये जो भी ऑर्गेनिक मैटर है जो मतलब सॉल्युबल होती हैं तो सॉइल ह्यूमस में यानी मिट्टी में उसको अच्छे से मिक्स कर देता है। थर्ड है इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द यंग रूट ऑफ प्लांट फ्रॉम पैथोजेंस। तो जो नए नए प्लांट्स होते हैं, जो भी छोटे होते हैं, तो उनको पैथोजन से बचाने में मदद करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following is or are tools for deficit financing? तो 3 अलग अलग नाम दे रखे, आपको बताना कौन सा इनमें से टूल्स है, कौन सा ऐसा हथियार है जिसे डेफिसिट फाइनेंसिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पहला प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, यानी नोट छाप दिए जाए। सेकंड है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, यानी किसी जो विश्व स्तरीय जो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजेंसीज हैं, उनसे उधार लेना। थर्ड है डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, यानी हमारी जो मनी है, हमारी करेंसी है,
उसकी वैल्यू को कम कर देना। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 1 and 2 ओनली। सी पहला और दूसरा सही है, थर्ड गलत है। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज नॉट अ सोल्यूशन, यानी कि सही नहीं है डेफिसिट फाइनेंसिस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द पावर ऑफ गवर्नर। तो गवर्नर की पावर से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ही इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट वाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट। तो इनको राष्ट्रपति से कंसर्न करना होगा किसी भी स्टेट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने से पहले। सेकंड है ही मेक्स अपॉइंटमेंट्स, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। तो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होती हैं तो उनका चाहे अपॉइंटमेंट हो, पोस्टिंग हो या प्रमोशन हो, वो करने के लिए इनको स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। कुछ और जो जुडिशियल पावर है हमारे गवर्नर के, फंक्शंस गवर्नर के, वो देख लेते हैं। सबसे पहला ही कैन ग्रांट पार्डन, reprieve, respite and remission of punishment or suspend, remit, commute the sentence of any person convicted of any offences against any law relating to the matter to which the executive power of state extend। कहने का मतलब है जो गवर्नर है इसके पास भी पार्डनिंग पावर होता है, यानी जो सजाएं होती हैं उसको कम, माफ़ या ख़त्म करने की, ठीक जैसे राष्ट्रपति के पास होता है। तो लेकिन इनका जो पावर है एग्जीक्यूटिव वाला वो वहीं तक है जहाँ तक राज्य मतलब फैला हुआ है। बी है ही ऑल्सो अपॉइंट्स पर्सन टू द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द स्टेट अदर दैन डिस्ट्रिक्ट जजेस इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये उन जुडिशियल सर्विसेज में भी अपॉइंटमेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को छोड़ के, स्टेट हाई कोर्ट से कंसल्ट करके और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट करके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग सिक्योरिटी एजेंसीज एंड देयर रेस्पेक्टिव मैंडेट्स। तो एक तरफ सिक्योरिटीज एजेंसीज के नाम दे रखे हैं और एक तरफ उनके काम, यानी वो किस तरीके के काम करते हैं वो दे रखे मैंडेट्स। पहला है CISF, मैंडेट है प्रोडक्शन ऑफ PSUs, यानी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का काम। सेकंड है SSB, यानी सीमा सशस्त्र बल, गार्डिंग द इंडो नेपाल बॉर्डर, यानी इंडो नेपाल बॉर्डर को गार्ड करते हैं। थर्ड है NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका है कंटिजेंसी फोर्स अगेंस्ट टेररिज्म। तो एक कंटिजेंसी फोर्स है, ये किसी टेररिज्म, कोई आतंकवादी हमला जो होता है उससे जुड़ा है। तो आपको बताने इनमें से कौन सा मैच सही है। तो इसका सही आंसर है D 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही मैच सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, अ टर्म ऑफन सीन इन अ न्यूज़ इज। तो काफ़ी आप लोगों ने लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर वर्ड सुना होगा, काफ़ी खबरों में, चर्चाओं में था। तो किस चीज़ से जुड़ा है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी, अ यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड। तो एक यूनिक कोड मिलेगा आपको, एक मतलब अलग से कोड आपको दिया जाएगा उन पार्टीज को मतलब जानने के लिए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे बेसिकली जानने के लिए कि पार्टी कैसी है। बेसिकली जो अभी विजय माल्या और इन लोगों ने जो मतलब किए हैं फ्रॉड, तो उसी से रिलेटेड ये कोड लाया गया ताकि इंटरनेशनली ऐसे लोगों को पहचाना जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तीन स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है मलेशिया इज द लार्जेस्ट
palm oil producing country in the world, यानी मलेशिया सबसे ज़्यादा पाम ऑयल का उत्पादन करता है विश्व में. सेकंड है चाइना इज द लार्जेस्ट पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी चाइना सबसे ज़्यादा आयात करता है पाम ऑयल का विश्व में. थर्ड है इंडिया हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज इट्स पाम ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम मलेशिया. तो इंडिया ने हाल ही में अपना जो पाम ऑयल इम्पोर्ट है वो बढ़ाया है मलेशिया से. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है डी, नन, यानी इनमें से कोई सही नहीं है. जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है वो है इंडोनेशिया. जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वो चाइना नहीं है बल्कि इंडिया है. और इंडिया ने हाल ही में मलेशिया से नहीं बल्कि इंडोनेशिया से बढ़ाया है अपना इंपोर्ट, क्योंकि जो मलेशिया है उसने जो अभी हाल ही में हमारे जो कश्मीरी जो पाकिस्तान है मतलब 370 धारा हटने के बाद इन्होंने उनको सपोर्ट किया है. तो इस वजह से हमने इनका इंपोर्ट कम करके इंडोनेशिया से पाम ऑयल का इंपोर्ट बढ़ाया है. तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9. With reference to cross elasticity of demand of the goods, consider the following statement. जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की किसी वस्तु को लेके, तो उसके संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला है इट इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड और परचेज्ड ऑफ अ गुड व्हेन अनदर अंडरगोज अ प्राइस चेंज. तो ये उस वस्तु की क्वांटिटी डिमांड होती है या कोई गुड परचेज होता है तो उसको मेज़र करता है जब किसी दूसरे की प्राइस बदलती है. तो सेकंड है इट इज़ द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव देन टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. तो कह रहा है कि अगर किसी दो मतलब जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है डिमांड की, अगर वो नेगेटिव है तो जो दो गुड हैं वो सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर होंगे, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, सेकंड गलत है. द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर क्लोज सब्स्टिट्यूट गुड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है क्रॉस इलास्टिसिटी. कहने का मतलब जैसे टी या कॉफ़ी है इसको सब्स्टिट्यूट गुड बोलते हैं. तो अगर एक के हो सकता है कि एक का प्राइस बढ़े तो दूसरे का डिमांड बढ़े, तो ये क्या है पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है. कहने का मतलब ऑपोजिट नहीं जा रहा है. तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. In the context of Indian polity, consider the following statements regarding ordinary bill reserved by the governor for the consideration of the president. इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में देखा जाए तो एक ऑर्डिनरी जो बिल्स होती हैं वो अगर गवर्नर रखता है किसी राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए, यानी कि एक बार वो देख लें फिर जैसे कि साइन हो, तो उस संदर्भ में दो स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है. पहला है गवर्नर्स एसेंट इज़ नो लॉन्गर रिक्वायर्ड वंस द बिल इज़ रिजर्व्ड. तो जो गवर्नर है उनकी सहमति एकदम मतलब ज़रूरी नहीं होती है अगर कोई बिल अगर हम राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखते हैं तो. सेकंड है द प्रेसिडेंट में ईदर गिव हिज असेंट विद होल्ड और रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन. तो इस संदर्भ में जो राष्ट्रपति हैं वो चाहे तो अपनी सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं या फिर बिल दोबारा से रिकन्सिडर करने के लिए यानी दोबारा से चेक करने के लिए भेज सकते हैं. तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. सॉरी सही नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है. तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही सही हैं, इनमें से कोई भी गलत नहीं है. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 169 था उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं. तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था विद रिस्पेक्ट टू द इकॉनमी व्हाट डज द टर्म डेप्रिसिएशन मीन. तो अर्थव्यवस्था के संदर्भ में डिप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है आपको बताना था. तो इसका सही आंसर है ए, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. किसी फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन यानी इस्तेमाल को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. एग्जाम्पल फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कार, कुछ भी ले सकते हैं आप. तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 170 का क्वेश्चन ऑफ द डे आपको बता देते हैं. तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चरल ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया पंदावनी
चाकरी और अमनईवरी आर रिलेटेड टू। तो अगर भारतीय जो संस्कृति है उसके संदर्भ में देखा जाए तो 3 नाम दे रखा है, पंदावनी, चाकरी और अमनवरी। ये क्या चीज़ है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए फोक डांस, बी रीजनल म्यूजिक, सी फॉर्म्स ऑफ पपेट्री या डी थिएटर फॉर्म। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।